अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक तहसीन। आज मैं आपसे यूरोप के किसी एक स्पेसिफ़िक कंट्री के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मेरी वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको यूरोप के ओवरऑल कंट्रीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। मैं आपको बता सकूं कि कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो आपको आसानी से वीज़ा दे देते हैं, और जब आप इन कंट्रीज़ में आ जाते हैं तो आप यहाँ की इमिग्रेशन कैसे हासिल कर सकते हैं, और कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो आपको इमिग्रेशन आसानी से दे देते हैं। तो चलें बात को स्टार्ट करते हैं। यहाँ यूरोप में क्या मामलात होते हैं, ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको वीज़ा हासिल करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पिछले 3 से 4 साल के अगर अरसे में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वीज़े ग्रांट किस कंट्री ने किए हैं। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बात करें तो मोस्टली लोगों की कोशिश होती है, जैसे हालात चल रहे हैं, कि वो अब्रॉड में कहीं चले जाएं और जाके वहाँ सेटलमेंट अपनी कर लें। तो ज़्यादातर उनकी कोशिश होती है कि वो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाएं। तो आज मैं आपको फ़िलहाल यूरोप के कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा कि कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वीज़े इशू किए पिछले 3 से 4 साल, कोविड के बाद अगर देखा जाए तो। इनमें जो मैं सर्वे चेक कर रहा था उसमें स्पेन ने सबसे ज़्यादा वीज़े इशू किए, क्योंकि स्पेन की वीज़ा रेशियो अच्छी थी पिछले 3-4 साल में। तो स्पेन में लोगों ने अप्लाई भी बहुत किया, रिजेक्शन भी बहुत लोगों की आई, लेकिन इसके वीज़े ग्रांट भी बहुत ज़्यादा हुए थे। और इस यूरोप के सभी कंट्रीज़ में अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स तकरीबन सेम होते हैं। विज़िटर वीज़े के लिए तकरीबन सेम होते हैं, और अगर आप बिज़नेस वीज़ा की कैटेगरी में जाएं तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। और स्टडी वीज़ा में भी हर कंट्री का अलग से, और जो उन कंट्रीज़ में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं उनका तरीकाकार थोड़ा अलग से होता है। तो मोस्टली लोग विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो विज़िट वीज़े पे बात करते हैं। इनके डॉक्यूमेंट्स तकरीबन सेम होते हैं। डॉक्यूमेंट्स की डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में वीडियोस जाके देख सकते हैं कि किस तरह आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अपनी फ़ाइल जमा करा के वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो स्पेन सबसे ज़्यादा, स्पेन की रेशो थी, और इस वक्त भी स्पेन चल रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो फैमिली वीज़ाज़ सबसे ज़्यादा फ्रांस ने ग्रांट किए, जर्मनी ने किए, और इंडिविजुअली अगर सिंगल बंदों ने वीज़े अप्लाई किए थे तो उनमें स्पेन और इटली और ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड, ये 4 कंट्रीज़ ने सिंगल बंदों को ज़्यादा वीज़े दिए। और फैमिलीज़ के रिलेटेड अगर बात की जाए तो जर्मनी और फ्रांस ने सबसे ज़्यादा फैमिलीज़ को वीज़ा दिए। तो ये वीज़े लेके 90% तो लोग ऐसे हैं कि जो वीज़ा हासिल करते हैं और आते हैं और फिर वापस नहीं जाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि उन्हें यहाँ ही इमिग्रेशन मिल जाए, क्योंकि यहाँ का माहौल आपको पता है कि यहाँ की लाइफ भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप पैसे भी बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं अगर आप अपने कंट्रीज से कंपेयर करें तो इसलिए ज़्यादातर लोगों का टारगेट ही ये होता है कि विज़िट वीज़ा हासिल करें, क्योंकि विज़िट वीज़ा आसानी से मिल जाता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल है तो उसके बाद आप यहीं कोशिश होती है सबकी कि यहाँ आके ही सेटलमेंट कर ली जाए। तो 10% लोग ऐसे हैं कि जो वापस चले जाते हैं, और जो इधर रह जाते हैं उनके पास डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। जैसा कि स्पेन में 2 तरह की ऑप्शन चलती हैं। स्पेन से हम बात को स्टार्ट करते हैं। स्पेन में एक तो इमिग्रेशन प्रोग्राम है। इमिग्रेशन प्रोग्राम इस तरह है कि आपने अपनी पद्रोनामेंट मतलब रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। 3 साल बाद आपने अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट और जो भी डॉक्यूमेंट्स 1-2 होते हैं वो शो करा के तो आपने अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करनी होती है, और तकरीबन 4 साल के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। और अगर इटली के बारे में देखा जाए तो इटली में जाके आपको अजील करवानी पड़ती है विज़िट वीज़े के बाद, चाहे आप फैमिली हैं या सिंगल हैं। अजील आपकी 6 महीने की आपको पेपर इशू होते हैं, जिसको सिजोर बोलते हैं। उसके बाद आपको दोबारा 6 महीने के इशू होते हैं। तो जब आपने तीसरी दफ़ा आपको सिजोर मिलती है तो उसको परमानेंट सिजोर कहते हैं, मतलब पक्की सिजोर उसको आम अल्फाज में कहते हैं। तो उस पर आपके जो है आपको काम करने की इजाज़त मिल जाती है, जिससे आपके टैक्स जाने शुरू हो जाते हैं और आपका जो रेजिडेंसी है उसकी राह हमवार हो जाती है। उसमें आपके रेजिडेंसी के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। ये आपकी लक पे है। इटली में अगर आप हैं तो वहाँ भाई जानते हैं इस बात को कि इटली में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1.5 साल में 2-2 साल में पेपर लिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें 3-3 4-4 साल तक वेट करना पड़ा, लेकिन आखिरकार उन्हें पेपर मिल जाते हैं। इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो अगर तीसरा कंट्री है पुर्तगाल, वो इस वक्त क्लोज़ हो चुका है। उसमें बहुत आसानी थी, बहुत सारे लोगों ने, हमारे एशियन भाइयों ने वहाँ से पेपर हासिल किए 2-2 साल के अंदर। तो इस वक्त उसका विज़िटर वीज़े पे जो जा रहा है वो तो इमिग्रेशन हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि
वो आर्टिकल जो है 88 और 89 वो इस वक्त बंद है। इसके अलावा अगर आप पुर्तगाल में जाना चाहते हैं तो स्टडी वीज़े पे जा सकते हैं, जाके 3 महीने में अपना रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। या आप अगर पुर्तगाल में बिज़नेस वीज़े पे जाते हैं D7 वीज़े पे, तो उस पे जाके भी आप डॉक्यूमेंट्स बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ रेजिडेंसी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रांस की, जर्मनी की, नीदरलैंड की, बेल्जियम की, ऑस्ट्रिया की, और ये सारे कंट्रीज़ में भी लॉन्ग टर्म रहने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि विज़िट वीज़ा सिर्फ 1 महीने का, 2 या 3 महीने का होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपने अगर इधर लॉन्ग टर्म रहना है तो आपको असाइलम करना पड़ता है। असाइलम के बारे में मेरे चैनल पे 2-4 वीडियो हैं, वो भी आप देख लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी कि क्या तरीक़ाकार होता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता असाइलम उसी सूरत में करना चाहिए जब आपका बनता हो, मतलब आपको वाकई अपनी जान के रिलेटेड कोई ख़तरात हैं या कोई आपको मुश्किल है, तो आप तभी असाइलम करें। अगर आप ऐसे ही कहानियाँ बना के यहाँ आके असाइलम करेंगे तो हो सकता है कि आपका केस पास ना हो और आपका टाइम ज़ाया और आपको कंट्री आउट का लेटर मिल जाए। लेकिन अगर आपके पास कोई ख़ास सॉलिड रीज़न है तो आप असाइलम कर सकते हैं। तो ये कंट्रीज़ जो हैं पुर्तगाल, स्पेन और इटली से बेहतर हैं। यहाँ का लाइफस्टाइल भी अच्छा है। यहाँ पे आप अगर सेटल हो जाते हैं तो आपको पैसे भी उन कंट्रीज़ की निस्बत ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ 2-2 हज़ार यूरो आम मज़दूर को तकरीबन 1700-1800 यूरो तो मिलता है। उसके बाद अगर आप स्किल्ड हैं और आप कोई ख़ास किस्म के काम करते हैं, जैसे डिलीवरी का काम है, और इसके अलावा अगर आप यहाँ टैक्सी चलाना शुरू कर देते हैं, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बिज़नेस करते हैं, तो यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं उन कंट्रीज़ स्पेन, इटली और पुर्तगाल की निस्बत। तो ये कंट्रीज़ ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन ये कंट्रीज़ थोड़े डॉक्यूमेंट्स देने में थोड़ा आपको डिले भी करते हैं, और सम टाइम ये आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं भी देते, आपका केस ख़त्म हो जाता है। मतलब अब जब आप अजील करते हैं, आपका केस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका केस खारिज भी हो जाता है, तो फिर आपको कंट्री आउट का लेटर मिल जाता है। तो ये डिफरेंस है उन कंट्रीज़ में और इन कंट्रीज़ में। लेकिन यहाँ ये है कि अगर आपका केस पास हो जाए तो आपको डॉक्यूमेंट्स उसी वक्त मिल जाते हैं। समझ लें कि 6 महीने में आपका केस पास हो गया तो 6 महीने बाद आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद आप काम करते हैं, आपके टैक्स जाते हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रेजिडेंसी मिल जाती है। जैसा कि जर्मनी में जब आपका केस पास हो जाता है और आप काम करते हैं, आपके टैक्स जाते हैं, तो आप 4 साल केस पास होने के बाद जब आपके 4 साल टैक्स जाते हैं तो आपको रेजिडेंसी अप्लाई आप कर सकते हैं। फ्रांस में भी ऐसे है, पहले टाइम ज़्यादा था, अब सुना है कि 36 महीने के अंदर 36 टैक्स आपके जब जाते हैं तो आप रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह दूसरे कंट्रीज जो नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया वगैरह, उधर भी यही तरीक़ाकार है। इनमें सारी इमिग्रेशन के तरीक़ाकार तकरीबन सेम है, 19-20 का फ़र्क है। और इसके अलावा 2 कंट्रीज़ बड़े अच्छे हैं मेरी नज़र में इस वक्त, जिनका वीज़ा लेना भी आसान है, और उनमें ख़ास बात यह है कि उन कंट्रीज़ का विज़िट वीज़ा की बजाय वर्क वीज़ा बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। जिसमें लैटविया और लिथुआनिया है, ये 2 कंट्रीज़ हैं। उधर काम काफ़ी ज़्यादा है, टूरिस्ट कंट्री है। अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं वो भी मिल जाता है। अगर आप वर्क परमिट किसी की हेल्प लेके अप्लाई करते हैं तो आपको वर्क वीज़ा भी वहाँ मिल जाता है। तो वर्क वीज़े पे वहाँ आप अगर जाते हैं तो 2-3 महीने में आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। उस कार्ड पे आप पूरे यूरोप में कहीं भी मूव कर सकते हैं, और चाहे तो आप उन कंट्रीज़ में जाके स्टे भी कर सकते हैं और सेटल भी हो सकते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से मुराद है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इन कंट्रीज़ में ज़्यादातर लोग स्टडी वीज़ा लेके आते हैं, क्योंकि असाइलम के लिहाज से ये कंट्रीज़ बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ये आपको कंट्री आउट या डिपोर्ट भी कर देते हैं। तो इसलिए लोग ज़्यादातर यहाँ पे आके असाइलम नहीं करते, डरते हैं। और यहाँ पे आमतौर पे लोग स्टडी वीज़ा पे आते हैं। स्टडी वीज़ा यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में आसानी से मिल जाता है। जब आपने स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी फ़ीस कम से कम हो जो आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में अदा करनी है। अगर आपकी ज़्यादा होगी फ़ीस तो आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि आपने यहाँ के काम करके ही फ़ीस अदा करनी है ना। इसलिए आप नहीं, अगर आपको कम फ़ीस वाली यूनिवर्सिटी को मिलती है जिसमें आप इंस्टॉलमेंट उन्हें क्वार्टरली कर सकें, या इस तरह अपने बेहतर समय ना अपनी जेब को देख के अगर आपको मिल जाए तो यहाँ बहुत अच्छा है। इन कंट्रीज़ में आप यहाँ आके काम करते हैं। मेरा एक दोस्त है, बल्कि कज़न है, तो वो तकरीबन 2600-2700 यूरो डिलीवरी करके कमाता है और पढ़ता भी है स्वीडन में। तो ये 4 कंट्रीज़ जो है स्टडी के हिसाब से बड़े अच्छे हैं, पढ़ते भी हैं। 2 साल का कोर्स, 2 साल के कोर्स में आप अप्लाई करें, कोई भी कोर्स आपकी एजुकेशन के जो रिलेटेड है। जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं, तो आपका जो स्टडी वीज़ा वर्क वीज़े में भी फिर बाद में तब्दील हो जाता है।
और ये जो 4 कंट्रीज़ हैं ये हाईली पेड कंट्रीज़ हैं, मतलब ये जो लेबर को बहुत ज़्यादा पे करते हैं। ये बाकी सारे शेंजन कंट्रीज़ की निस्बत अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, इधर काम भी है, इधर इतना रश भी नहीं है, इमिग्रेंट्स भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ स्टडी आप कंप्लीट करें आके, उसके बाद आपको वर्क वीज़ा अलाट हो जाता है। और इन कंट्रीज़ में वेजेस क्या हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो ऑफिशियली गवर्नमेंट ने सेट की होती हैं कि ये लेबर को लाजमी देनी है, मतलब किसी कंपनी में या किसी जगह पे वो काम कर रहा है तो कंपनी या वो जगह पाबंद है आपको इतने पैसे देने में, जिनमें सबसे लो रेट अगर देखा जाए तो वो पुर्तगाल में है, तकरीबन 800 यूरो तक आपको गवर्नमेंट देती है अगर आप लीगल वहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद स्पेन अगर देखा जाए तो 1100-1200 यूरो वो देते हैं। इटली देखा जाए तो 1300-1400 यूरो। ये वो पैसे हैं जो गवर्नमेंट ने फ़िक्स किए हैं। इसके अलावा अगर आपको इससे ज़्यादा देता है या कम देता है वो अलग बात है, या अगर आप अपने काम के हिसाब से लेते हैं या आप स्किल्ड हैं या आप पढ़े लिखे अच्छी जॉब कर रहे हैं तो वो एक अलग से चीज़ है। जो उधर लेबर का रेट गवर्नमेंट ने सेट किया वो मैं आपको वो बता रहा हूँ। और अगर फ्रांस जर्मनी में देखा जाए, जर्मनी में तकरीबन 1600 यूरो तक है और 1400 यूरो फ्रांस में है। और इसके अलावा अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो मैंने आपको बताया, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, इधर इन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा पे करते हैं ये कंट्रीज़। तकरीबन 1800 से 2000 यूरो तक ये गवर्नमेंट ने फ़िक्स किया हुआ है जो लेबर को मिलना ही मिलना होता है। इसके अलावा वो अर्न करने तो वो उनकी अपनी अचीवमेंट है। और जो ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड है ये भी तकरीबन जर्मनी ही जितना पे करते हैं। ऑस्ट्रिया में थोड़े कम है, नीदरलैंड में जर्मनी जितने ही हैं पैसे। और लिथुआनिया और लटविया, इनमें पैसे थोड़े से कम हैं, ये तकरीबन 900,000 यूरो तक आपको ये पे करते हैं। तो ये आपने अब देख लेना है कि आपने कौन से कंट्री में सेट होना है, कहाँ का वीज़ा लेके आना है। और एक मेरी और बात है कि जिस कंट्री का आपने वीज़ा लेके आना है उसी कंट्री में आपने रहना है, ये आपने देख लेना है, क्योंकि यहाँ रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जिस कंट्री में आप आते हैं, अगर लेट्स सपोज स्पेन में आते हैं और जर्मनी मूव हो जाते हैं तो जर्मनी वाले आपको स्पेन में डिपोर्ट कर देते हैं बाद में। तो आपने कोशिश करनी है कि जिस कंट्री का वीज़ा लेके आना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें, उसकी लैंग्वेज सीखें बेसिक, और फिर जाके फैसला करें कि आपने वीज़ा लेके उधर जाना है और वहाँ सेटल होना है, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप उधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। इसमें एक लंबी कहानी है कि आपने अगर किसी कंट्री में चले जाना है तो उसमें आपको मे भी 2-2, 4-4 साल इंतज़ार करना पड़े, लेकिन आपकी सेटलमेंट हो जाती है। क्योंकि मोस्टली लोग आते हैं तो सारे इसी तरह ही होते हैं। मैं भी इसी तरह आया, इसी तरह सेटलमेंट की है, और सभी लोग जो मुझसे पहले आए या बाद में आए उनका भी तरीकाकार यही होगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो लटविया और लिथुआनिया, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, इसका अगर आप जॉब सीकर वीज़ा लेके आते हो तो इसमें रेजिडेंसी बहुत जल्दी मिल जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता जब आपके टैक्स जाने शुरू हो जाते हैं तो आपका वीज़ा भी एक्सटेंड हो जाता है। अगर आपको कंपनी, जिस कंपनी पे आप वीज़ा लेके आएंगे, अगर नहीं भी रखती तो आप लॉयर करके यहाँ लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ काम करके टैक्स दिए होते हैं। आप गवर्नमेंट को कहते हैं मैंने टैक्स दिए हैं, तो आपको यहाँ लॉन्ग टर्म रहने की इजाज़त भी मिल जाती है। तो यूरोप में जो नए आने वाले हैं, जो सोच रहे हैं कि हमने यूरोप में आना है, उनके लिए ये वीडियो बड़ी अहम है। मुझसे जितना हो सका मैंने इस वीडियो में आपको बताया। अगर आप डिटेल से किसी कंट्री के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। तो हो सकता है मेरी आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो और आपको पसंद भी आई हो, तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।